हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप सुपर टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आया है सुपर टेट एग्जाम के लिए। इस बैच कोर्स में इंडिया के जितने भी टॉप के एजुकेटर्स हैं वो सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे और इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस बैच कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और अपना जो सुपर टेट का एग्जाम है उसको आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ आपको 2050 पेड करना होता है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3600 में आपको मिलता है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 4500 में और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 5400 में। और अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो ABRG10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। और इस सब्सक्रिप्शन में आप DSSB, सुपर टेट, KVS और APS जैसे जितने भी सभी एग्जाम हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। उनकी लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब आप एक्सेस कर सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम EVS के प्रैक्टिस सेट 4 पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मृदा है जिसका निर्माण लावा के द्वारा होता है। तो आपका सही आंसर है काली मृदा। काली मृदा जो है इसका निर्माण होता है लावा के द्वारा। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे। और इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को और क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो काली मृदा है आप याद रखिएगा कि ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर हम लोग बात करें कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मृदा का विस्तार है, तो भारत का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है उस पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है। भारत का जो 43% भाग है उस पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसी में पाई जाती है ओजोन परत जो कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है उसको कहा जाता है डॉप्सन। और अगर ओजोन परत की जो मोटाई है वो 200 ड्यू से कम हो जाए तो ये कहा जाता है कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। आपको पता होगा कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर ओजोन परत में जो छिद्र है उसकी खोज की गई है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई है तो आप याद रखोगे जोसेफ फोरमैन के द्वारा की गई है, ठीक है। और अगर आपसे भारत में बात की जाए कि भारत में ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कहाँ है, तो भारत में सबसे जो मोटी ओजोन परत है वो पाई जाती है श्रीनगर में। और भारत में जो सबसे पतली ओजोन परत है वो पाई जाती है त्रिवेंद्रम में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जो है वो क्या था। तो गंगा एक्शन प्लान को लाने का जो उद्देश्य था वो थी जल की गुणवत्ता में सुधार करना। और ये 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। इसे हिंदी में गंगा कार्य योजना के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है तो आप याद रखेंगे गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गोमुख। गोमुख जो है ये उत्तराखंड में गंगोत्री के पास में स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको गोमुख की इमेज दिख रही है, तो यही गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है कि महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला लवण है वो है सोडियम क्लोराइड। याद रखेंगे कि महासागरों में जो लवणता का प्रतिशत होता है वो होता है 35%। 35% लवणता पाई जाती है महासागरों के जल में। और इसमें जो सोडियम क्लोराइड है इसका परसेंटेज सबसे अधिक होता है। तो सोडियम क्लोराइड का परसेंट होता है 78। याद रखेंगे 78% सोडियम क्लोराइड जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र है उसे क्या कहा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र है इसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ पर 0 से लेकर 9 तक की डिजिट होती हैं, 0 से लेकर 9 तक की अंक होते हैं, ध्यान रखेंगे। और सिस्मोग्राफ पर एक रीडिंग आगे बढ़ने का मतलब होता है पिछले भूकंप से 10 गुना अधिक तीव्रता का भूकंप। आपको यह भी पता होगा कि भूकंप का जो केंद्र है वो हमेशा धरातल के नीचे होता है। तो भूकंप का जो केंद्र है वो हमेशा होता है धरातल के नीचे। और भूकंप का जो केंद्र है उसको बोला जाता है फोकस। और केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित जो बिंदु होता है उसे बोलते हैं भूकंप का अधिकेंद्र। और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एपिक सेंटर। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है।
43% भाग पर जो है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, आप ध्यान रखेंगे। और जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है नई जलोढ़ मृदा जिसको कहा जाता है खादर, और एक होती है पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको कहा जाता है बांगर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं छोटे मांसाहारी, उनको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और इन छोटे मांसाहारी को खाने वाले जो बड़े मांसाहारी होते हैं उनको बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता या फिर उच्च मांसाहारी। और जो सड़ी गले पेड़ पौधे या फिर सड़ी गली जो वनस्पतियां हैं और जो जीव जंतुओं के मृत शरीर के अवशेष हैं, इनसे जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डीकंपोजर। ध्यान रखेंगे, एक चरण से दूसरे चरण में जाने पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है। इसको लिंडमैन का लॉ या फिर लिंडमैन का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है बुध है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है बुध, और बुध के बाद में जो अगला ग्रह आपको दिख रहा है ये है शुक्र। शुक्र के बाद में है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में है मंगल, और मंगल के बाद में है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में है शनि, शनि के बाद में है अरुण, और अरुण के बाद में है वरुण। तो सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है, ध्यान रखेंगे, वो है बुध। और अगर पूछें पृथ्वी, तो पृथ्वी आप देख रहे हैं कि शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। याद कर लीजिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वह ईंधन जिसे पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीएनजी। सीएनजी को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे ही हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो किसी परितंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में जो तत्वों का चक्रण है वो कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैसे कि आपको पता है कि एक कार्बन चक्र होता है, और आपको पता है कि एक होता है नाइट्रोजन चक्र, तो ऐसे और भी कई चक्र होते हैं। तो ये जो तत्व हैं ये प्रकृति से जब ग्रहण किए जाते हैं विभिन्न जीव जंतुओं के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, और वापस ये पृथ्वी पर पहुंचते हैं अपने मूल स्वरूप में, तो इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ध्यान रखेंगे। और इन्हीं से प्रेरित होकर जो है 1983 में कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के द्वारा एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम है, तो यहाँ पे जो आपको ये मंदिर दिख रहा है ये है बद्रीनाथ धाम। आप ध्यान रखेंगे ये बद्रीनाथ धाम है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड के 4 धाम में से एक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति जो है कैसी होती है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है प्रोटीन की। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन की। हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ कि उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये उत्तराखंड के 4 धाम है, जिनमें से एक धाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है बद्रीनाथ धाम। अगला प्रश्न है कि जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं? तो जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं शाकाहारी, जो हरे पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि दही के निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीवी आवश्यक है? तो दही के निर्माण के लिए जो लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीवी यानी कि बैक्टीरिया है वो सबसे आवश्यक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो कौन सा वायुमंडलीय जो प्रदूषक है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होगी वहां पर आपको पेड़ों पर लाइकेन नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने पढ़ा भी होगा कि लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होगी तो पेड़ों पर से जो लाइकेन है वो कम होने लगेंगे। आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्रों में आपको लाइकेन कम दिखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखते हैं। उसका रीजन यही है। अगर हम लोग अम्ल वर्षा की बात करें, तो अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और विश्व में जो सबसे पहले अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन, वो हुई थी स्वीडन में,
और विश्व में जो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा है वो होती है नॉर्वे में। और अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की स्थापना सबसे पहले नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ध्यान रखेंगे, ये आपको यहाँ पे ब्राजील के वर्षावन दिख रहे हैं। तो ब्राजील के जो वर्षावन है ये विश्व में सबसे घने वर्षावन है। इनको अमेजन के वर्षावन भी कहा जाता है। ये बीच में जो आप नदी देख रहे हो ये अमेजन नदी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील और विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जबकि अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बाइड। आम हो चाहे कोई और भी फल हो तो उसको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। जिन गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। पौधों में जल का जो अधिग्रहण है वो किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो जल का अधिग्रहण है वो होता है जाइलम के द्वारा। इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। देखो, जा से होता है जल और जा से होता है जाइलम। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर हम लोग भोजन की बात करें तो भोजन को इंग्लिश में बोलते हैं फूड। तो एफ से होता है फूड और एफ से होता है फ्लोएम। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। एक चीज और याद रखना कि पौधों में जो जल का परिवहन है वो होता है नीचे से ऊपर की ओर, जबकि पौधों में जो भोजन का परिवहन है वो होता है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ये ऋग्वेद की पांडुलिपि है जो आपको यहाँ पर दिख रही है। और याद रखेंगे कि ऋग्वेद जो है वो लिखा गया है प्राक संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसको प्राक संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन पे। और इसके बाद के जो वेद हैं उनको लिखा गया है संस्कृत में। और ऋग्वेद की जो ये पांडुलिपि है ये पुणे के म्यूजियम में रखी हुई है। ध्यान रखेंगे, पुणे महाराष्ट्र में है, तो वहां के म्यूजियम में ये जो पांडुलिपि है ऋग्वेद की, इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। तो वायुमंडल के 99% भाग पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का विस्तार है। 78% भाग पर पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है 21% भाग पर। दोनों को ऐड कर देंगे तो 99 हो जाता है। तो वायुमंडल का जो 99% भाग है उन पर इन्हीं दो गैसों का विस्तार है। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय अध्ययन में जो शैक्षणिक भ्रमण है उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरण और भूगोल, इन दोनों में जो शैक्षणिक भ्रमण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो ये इमेज है सुंदरवन डेल्टा की। अब हम सब ने पढ़ा है कि जो सुंदरवन का डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका निर्माण जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर करती हैं। तो मान लीजिए कभी अगर आपने अपनी आंखों से इसको देखा, सुंदरवन का डेल्टा, आप यहाँ पर घूमने के लिए गए हैं, तो ये चीजें हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी कि सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां इसको मिलकर बनाती हैं और यहाँ पे सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें आपके माइंड में अपने आप जो है फीड हो जाएंगी, आपको अपने आप याद हो जाएंगी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे जो शैक्षणिक भ्रमण है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्यावरण और भूगोल दोनों में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वस्थ हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है। स्वस्थ यानी कि मजबूत हड्डियों के लिए सबसे आवश्यक है कैल्शियम और विटामिन डी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन है। तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन और इसे केटू भी कहा जाता है। ये कराकोरम रेंज में है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर और ये नेपाल में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन यानी कि केटू, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट है 8,598 मीटर और ये स्थित है सिक्किम में। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि है वो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का जो प्रथम खेल विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो आप याद रखेंगे भारत का जो पहला खेल विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो है वो की गई है मणिपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल।
सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और क्षोभ मंडल से जो ऊपर की परत होती है वो होती है समताप मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और इसके बाद में होती है मध्य मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोस्फेयर। और इसके बाद में होती है आयन मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं आइनोस्फेयर। और इसके बाद में होती है बाह्य मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फेयर। तो इंग्लिश में भी आपको नाम याद होने चाहिए, और इंग्लिश में जो नाम है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। देखो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले ई आएगा, उसके बाद में आई आएगा, फिर एम आएगा, फिर एस आएगा और फिर टी आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप इनके इंग्लिश में भी नाम याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है। तो विटामिन सी की कमी से जो होने वाला रोग है, याद रखेंगे, वो है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है वो कौन सा होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन है, याद रखेंगे, वो होता है 21 जून। जबकि दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन है वो होता है 22 दिसंबर। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसको कहा जाता है कर्क संक्रांति। और 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ती हैं मकर रेखा पर लंबवत, इसको हम लोग बोलते हैं मकर संक्रांति। देखो वैसे तो मकर संक्रांति हम लोग जनवरी में मनाते हैं, वो अलग है। ज्योग्राफिकल टर्म में अगर हम लोग बात करें तो 21 जून को होती है कर्क संक्रांति और 22 दिसंबर को होती है मकर संक्रांति, याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है, और इस अवसर पर भेला घर का निर्माण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे घरों को बारिश से बचने के लिए बांस की सहायता से ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो बांस की सहायता से ऊंचाई पर बनाए गए जो घर हैं वो आपको असम में देखने को मिलेंगे, याद रखेंगे इसको। तो आज के कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। और हाँ, साथ में आप ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।